हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम वाले कुछ सवाल किए, डिविजिबिलिटी वाले सवाल किए। अभी इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो है एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग स्यूडो फंक्शंस। स्यूडो फंक्शंस इसलिए कहते हैं कि ये एग्जैक्टली फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत हद तक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है और सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास दो टाइप के एक्सपेंशंस होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशंस। एक तो होता है आपका कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास समथिंग रूट ए प्लस बी टू द पावर 2n+1 इस फॉर्म में, या फिर a प्लस रूट बी एंड टू द पावर n इस फॉर्म में। तो यूजुअली इस फॉर्म में आप यहां 2n+1 या n भी रख सकते हो। फॉर द टाइमिंग हम n रखते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ एक्सपेंशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के टर्म्स को आप एक्सपैंड करिएगा तो उसमें कुछ टर्म्स आपके रैशनल होंगे और कुछ टर्म्स इरैशनल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। इस केस में वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं इसको 2n+1 ऑड वैल्यू, ऑड नंबर ही रख लेता हूं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन मतलब इस एक्सपेंशन में कुछ टर्म्स हमारे रैशनल होते हैं और कुछ टर्म्स इरैशनल होते हैं, क्योंकि यहां पे अगर रूट है तो ऑब्वियसली जब इस रूट का पावर ऑड होगा तो टर्म इरैशनल होगा, और जब रूट का पावर इवन होगा तो टर्म रैशनल होगा। ठीक है, जब सारे इरैशनल टर्म्स को और रैशनल टर्म्स को ऐड करते हैं तो वहां पे हम फिर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इसकी इंटीग्रल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक टर्म को आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ पार्ट इसका इंटीग्रल होगा। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू कुछ मान लीजिए आ गई कि 1.735, तो 1 इज योर इंटीग्रल वैल्यू, 0.735 इज योर फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे आइडिया यही है कि हम कोशिश करते हैं इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, कैसे करते हैं वो समझते हैं। यहां पे बस एक और कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि ये जो इस केस में इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, यानी रूट ए माइनस बी, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और इस केस में भी आपके पास जो वैल्यू होती है a माइनस रूट बी की, ठीक है, ये भी क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहां पे ये आपके पास गिवन कंडीशंस होता है, या नंबर्स ही कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपके पास इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब इसमें प्रोसीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले केस में लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ऑब्वियसली ये जो नंबर है इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट रहा होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा। तो मान लेते हैं इस नंबर का हमारा इंटीग्रल पार्ट कुछ i है और फ्रैक्शनल पार्ट f है। ठीक है, इसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट i और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, f, एंड दिस इज गिवन एज रूट a प्लस b टू द पावर 2n+1। अब जब आप इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2n+1 c0 रूट a टू द पावर 2n+1 और प्लस 2n+1 c1 रूट a टू द पावर 2n, है ना, इंटू b एंड प्लस 1। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो ये वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इसमें रूट a का पावर ऑड है, तो ये क्या होगा, इरैशनल होगा। इसमें अगर आप देखते हो तो रूट a का पावर इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में रूट a का पावर ऑड होगा तो इरैशनल, उसका नेक्स्ट टर्म रैशनल एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक नया टर्म हम अपने, यानी एक नया एक्सपेंशन हम अपनी तरफ से खुद लिख रहे हैं, उसको मैं g बोल रहा हूं, और ये वैल्यू है आपकी रूट a माइनस बी टू द पावर 2n+1। यहां पे ये 2n+1 के बदले में ये 2n भी हो सकता था,
यानी इवन भी हो सकता था। तो जब इवन होता तो ये वाला टर्म आपका रैशनल और ये वाला टर्म इररैशनल हो जाता। ठीक है क्या? तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन कौन सा टर्म रैशनल और कौन सा टर्म इररैशनल होगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको जब एक्सपैंड करिएगा आप तो ये बन जाएगा 2n+1 C0 रूट ए टू द पावर 2n+1 एंड माइनस 2n+1 C1 रूट ए टू द पावर 2n, है ना, b एन प्लस सो ऑन। इस तरीके से होगा। अब देखिए आइडिया जो है वो ये है कि या तो हम इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड करेंगे या फिर इन दोनों एक्सपेंशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पीछे की जो अंडरलाइंग कॉज रहेगा वो ये रहेगा कि हमें ये इररैशनल वाला टर्म कैंसिल आउट करना है और सिर्फ रैशनल वाले टर्म अपने पास रखने हैं। ठीक है? यहां पे हमारे पास कंडीशन ये भी रहेगा कि ए और बी आपके जो होंगे वो इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। ठीक है? ए और बी यूजुअली आपके इंटीग्रल वैल्यूज या फिर इस केस में नेचुरल वैल्यूज। ठीक है? तो इंटीग्रल ही रख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रख लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन में आपको इजीली वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। ठीक है क्या? तो आइडिया ये है कि या तो इन दोनों एक्सपेंशंस को हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि क्या ऐड करने से इररैशनल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करने से इररैशनल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है? तो अब यहां पे अगर आप देखते हैं इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म हमें कैंसिल आउट करवाना है और ये वाला टर्म हमें रखना है। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट द टू। तो यहां से आप देखिएगा तो i प्लस एफ माइनस जी जो हो जाएगा, यहां से ये वाला टर्म कैंसिल और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ आपके पास 2n+1 C1 रूट ए टू द पावर 2n इंटू बी एन प्लस सो ऑन हो जाएगा। अब यहां पे a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और हमें पता है कि 2n C1 कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल वैल्यू होती है। क्योंकि ये जो NCR जो वैल्यू होता है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज को अगर रिप्रेजेंट करता है तो ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है? अब यहां से सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर हो गए, ये दोनों भी इंटीजर हो गए। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी ये एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, है क्या? अब अगर ये इंटीग्रल वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यानी ओवरऑल ये रिजल्ट जो हो जाएगा एन इवन इंटीजर हो जाएगा, है क्या? ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इवन इंटीजर। अब अगर यहां से आप देखो कि आई तो हमारी इंटीग्रल वैल्यू थी, यानी आई तो खुद ही एक इंटीजर है। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें सिर्फ f माइनस जी के बारे में तो f माइनस जी क्या हो जाएगा, ये एन इवन इंटीजर माइनस आई। तो एक इंटीजर माइनस एन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, एन इंटीजर। इवन होगा कि ऑड होगा ये अभी हमें फिलहाल नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि ये जो भी होगा एक इंटीजर होगा। अब यहां पे थोड़ा हमें केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये जो रूट ए माइनस बी था ये कंडीशन था कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है क्या? अब अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो इसका nth पावर अगर हम निकालेंगे, जो जी में हम निकाल रहे हैं कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, इसका कुछ पावर हम ले रहे हैं, तो वो वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अच्छा, f खुद एक फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यानी यहां से हमारे पास कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो f है ये हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, जो g है वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा f माइनस जी,
ये बताइए ये कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा। तो हमें निकालना है f माइनस जी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मिनिमम तब होगा जो f मिनिमम और g मैक्सिमम हो जाए। f मिनिमम 0 के आसपास हो सकता है और g मैक्सिमम 1 के आसपास हो सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए f मैक्सिमम और g मिनिमम हो जाए तो f मैक्सिमम 1 और g मिनिमम 0। तो इसकी वैल्यू जब भी लाई करेगी f माइनस जी की, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। और हमने ये भी स्टैब्लिश कर लिया था कि f माइनस जी एक इंटीजर है। एक इंटीजर जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है वो क्या होता है, सिर्फ 0 होता है। तो दिस विल इंप्लाई योर f माइनस जी विल बी इक्वल टू 0, यानी आपका जो f हो जाएगा वो इक्वल टू g हो जाएगा। ठीक है क्या? तो ये आपके पास कंडीशन आ जाता है इस तरीके से। अच्छा, यहां पे एक और खास बात अगर हम ध्यान दें कि सिंस f माइनस जी 0 आ चुका है तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो i हमारा एक इवन इंटीजर हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन होता ही है एंड साइमल्टेनियसली आपके पास i की जो वैल्यू होगी, i विल बी एन इवन इंटीजर। i आपका एक इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तब था जब आपने दोनों एक्सपेंशंस को क्या किया, सबट्रैक्ट किया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। जब आपके पास एक्सपेंशन दिया हुआ है a प्लस रूट बी टू द पावर n, तो इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो ये बन जाएगा आपका a टू द पावर n प्लस एन सी वन a टू द पावर n माइनस वन रूट बी, है ना, प्लस एन सी टू a टू द पावर n माइनस टू रूट बी स्क्वेयर, n माइनस टू रूट बी स्क्वेयर, तो इसको b ही लिख देता हूं प्लस सो ऑन। तो ये हमारा हो गया i प्लस एफ इस बार। ठीक है, दिस इज i प्लस एफ। वापस से हम एक नया टर्म g डिसाइड करते हैं और दिस g इज a माइनस रूट बी टू द पावर n। ठीक है क्या? अब a माइनस रूट बी टू द पावर n का अगर आप एक्सपेंशन लेते हो तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा a टू द पावर n माइनस एन सी वन a टू द पावर n माइनस वन रूट बी एंड प्लस एन सी टू a टू द पावर n माइनस टू रूट बी स्क्वेर्ड, यानी आप भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे भी कहानी वही करनी है हमें, या तो हमें यहां पे ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें इंटीग्रल वैल्यू कब मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, रैशनल वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और इररैशनल वाला टर्म कटना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये वाला टर्म हमारे पास इररैशनल है और इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आइए ऐड कर देते हैं। तो इस केस में हो जाएगा i प्लस एफ प्लस जी, दिस विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख लूं कि ये वैल्यू एक इवन इंटीजर आएगी, एन इवन इंटीजर। ठीक है क्या, ये एक इवन इंटीजर आ गया। अब अगर ये इवन इंटीजर है और हम ये जानते हैं कि f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, g की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो आप तो f प्लस जी की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। और यहां से i प्लस एफ प्लस जी एक इवन इंटीजर है, तो दिस विल इंप्लाई f प्लस जी हमारा क्या होगा, एन इंटीजर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। तो हुआ क्या कि f प्लस जी एक इंटीजर आ गया। कैसे आया, तो i प्लस एफ प्लस जी एन इवन इंटीजर था, i खुद एक इंटीजर था, उधर ले जाके माइनस करिएगा तो f प्लस जी एक इंटीजर आ जाएगा। और ये इंटीजर 0 से 2 के बीच में लाई करता है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि f प्लस जी की जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर f प्लस जी 1 हो गया तो i प्लस 1 एक इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब i हमारा क्या हो जाएगा, i
इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो यानी दो ही सिनेरियोज आपके पास बनेंगे। पहला सिनेरियो बनेगा जब आपको दोनों एक्सपेंशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़े। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास हमेशा f इज इक्वल टू जी आ जाएगा और i एक इवन इंटीजर आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास f प्लस जी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और i एक ऑड इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी बस इतनी सी है इस सूडो फंक्शन की। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में ये किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए सवाल अब हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस n इज एन ऑड इंटीजर and n into 1 minus f is equal to 2 to the power n where f is the fractional part of n। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये n दिया हुआ है। ठीक है, n और हमें प्रूफ करना है कि ये एक ऑड इंटीजर होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस n इज एन ऑड इंटीजर और n इंटू 1 टाइम्स इट्स फ्रैक्शनल पार्ट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक है, तो देखिए n हमें दे दिया गया है 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n, है ना। और इसको मैं लिख लेता हूं कि ये इसका इंटीग्रल पार्ट इस तरीके से और फ्रैक्शनल पार्ट f दिया ही हुआ है तो उसको मैं f लिख लेता हूं। और ये इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n। इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर n प्लस nc1 3 टू द पावर n माइनस 1 रूट 7 एंड प्लस 1। ठीक है, एक नया बाइनोमियल एक्सपेंशन हम खुद से निकालते हैं g, और g इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3 माइनस रूट 7 टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कि 3 और रूट 7 का डिफरेंस, रूट 7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3 माइनस रूट 7 अगर आप निकालिएगा तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। उसका पावर अगर आप n ले रहे हो तो ये वैल्यू भी आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस nc1 3 टू द पावर n माइनस 1 रूट 7 एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एक्सपेंशंस आ गए। अब हमें इनको या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि क्या ऐड करने के बाद हमारे पास रैशनल टर्म्स रह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ध्यान से देखिए, यहां पे ऐड करने के बाद हमारे पास रैशनल टर्म्स रह रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n एंड प्लस g, तो ये वाला टर्म आपका इररेशनल वाला टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एन इवन इंटीजर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम इसको ऐड करके और इंटीग्रल वैल्यू हमें मिलती है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, उस केस में दिस विल इंप्लाई कि f प्लस g जो होगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमने देखा था ना, यही वाला तो सीन है। इस केस में हमारे पास f प्लस g क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो दिस विल इंप्लाई आर f प्लस जी इज इक्वल टू 1। तो अगर f प्लस जी 1 हो गया तो क्लियरली हमारा जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n है वो एन इवन इंटीजर माइनस 1 होगा, यानी दिस विल बी एन ऑड इंटीजर। ठीक है क्या, ये एक ऑड इंटीजर हो गया। तो ये बात तो हमने प्रूफ कर दी कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n होगा वो एक ऑड इंटीजर होगा। दिस इज प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि n इंटू 1 माइनस एफ की जो वैल्यू होगी वो 2 टू द पावर n होगी। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो 1 माइनस एफ जो होगा वो और कुछ नहीं बल्कि आपका g होगा। ठीक है, तो अगर n इंटू
1 माइनस एफ आप निकालते हैं तो दिस इज नथिंग बट n इंटू जी। n था आपके पास 3 प्लस √7 टू द पावर n, और g था आपके पास 3 माइनस √7 टू द पावर n। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 टू द पावर n। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 माइनस 7। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 टू द पावर n, जो कि प्रूफ करनी थी हमें। सो वी हैव प्रूव्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर n इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले तो n को लिखते हैं हम। n को मैं लिखता हूं इस तरीके से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n, और ये है आपका इज इक्वल टू 3√3 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, एक्सपैंड करिएगा तो ये बन जाएगा आपका 3 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c1, सॉरी 3√3 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c1, 3√3 टू द पावर 2n इंटू 5। ठीक है क्या, एन प्लस 1। आगे लिखने की जरूरत है नहीं हमें। एक नया बाइनोमियल एक्सपेंशन हम बनाएंगे g, एंड g इज नथिंग बट 3√3 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले ये 3√3 माइनस 5 की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में है, तो 3√3 हो गया हमारा कुछ 7.1 के आसपास, क्योंकि नहीं 7.1 नहीं, √3 हो गया आपका 1.73। ठीक है, 1.7 के आसपास होता है, तो 5.1 के आसपास कुछ आ रहा है ना। तो 5.1 माइनस 5 अगेन 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 c1, 3√3 टू द पावर 2n इंटू 5n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे हमें देखना है कि जो दोनों एक्सपेंशंस हुए उसको ऐड करने से हमारे पास रैशनल टर्म बच रहा है या सब्ट्रैक्ट करने से। तो क्लियरली ये वाला इर्रेशनल टर्म है और ये वाला रैशनल टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका n इंटीग्रल पार्ट प्लस f माइनस g, ये आपका हो गया n इवन इंटीजर। ठीक है, और हमने ये बात देखी थी कि जब इन दोनों को माइनस करके इंटीग्रल पार्ट बन रहा है हमारा, तो इस केस में हमारे पास f माइनस जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड अगर ये 0 हो गया तो आपके पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज इक्वल टू इवन इंटीजर आ जाता है। ठीक है क्या, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज एन इवन इंटीजर। और यहां से अगर हम देखें तो f इज इक्वल टू जी आ चुका है, और हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था n इंटू एफ की वैल्यू। तो n है हमारे पास 3√3 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 1, और g हो गया है हमारा, f हो गया है हमारा g के बराबर, विच इज 3√3 माइनस 5 टू द पावर 2n प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 25, तो ये 2 टू द पावर 2n प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये भी सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इफ x इज इक्वल टू दिस, वेयर box x is an integral part of x and this is fractional part of x. n is a natural number, find the value of this. तो सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n। एक्सपैंड करिएगा तो ये 2 टू द पावर n प्लस nc1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3 n प्लस 1 हो जाएगा। g आप नया बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लीजिए, 2 माइनस रूट 3 टू द पावर n। क्लियरली ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो ओवरऑल वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस nc1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3, है ना, n प्लस 1। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये बताइए आप देख के। तो क्लियरली ये वाला आपका रैशनल टर्म है और ये वाला आपका इरैशनल टर्म है। तो ओवरऑल वैल्यू रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड प्लस जी, ये आ गया आपके पास इवन इंटीजर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इवन इंटीजर। तो जब ऐड करके इंटीजर आता है तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस जी की वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। यानी यहां से अगर आप देखें तो जी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इतना हमने तो पहले निकाल लिया। अब जो वैल्यू निकालनी थी उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो था x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब ध्यान से देखिए, इसको तो x ही रहने देते हैं, इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। तो x जब कॉमन कर लिया तो ये अंदर में बच जाएगा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। और सिंस x वॉज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इनफैक्ट यहां नहीं, यहां लिखना चाहिए हमें। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये आपके पास बच गया x माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, इन दोनों में से भी अगर आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट g। तो ये आपका बच गया x इंटू जी। x की वैल्यू थी 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n, g की वैल्यू थी 2 माइनस रूट 3 टू द पावर n। ठीक है क्या, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 माइनस 3 टू द पावर n आएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। सूडो फंक्शन का बस इतना ही एप्लीकेशन है यहां पे कि हमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में डील करना है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को। ठीक है, या तो आपको एक दोनों बाइनोमियल, एक नया बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बनाना पड़ेगा, उसका कॉन्जुगेट, या तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ऐड करने के बाद आपको रैशनल टर्म मिल रहा है या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको रैशनल टर्म मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि n इज दिस, n इज अ नेचुरल नंबर और कैपिटल N I प्लस f दिया हुआ है, सेम वही चीज। इफ रो डिनोट्स अ रैशनल पार्ट एंड सिग्मा डिनोट्स द इरैशनल पार्ट। बस इसमें आपको बोल दिया गया है कि रो आपका रैशनल पार्ट को इंडिकेट करता है और सिग्मा डिनोट्स द इरैशनल पार्ट ऑफ द सेम नंबर, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है भाई, n हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो प्लस सिग्मा, है ना, और ये इज इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस, है ना, रूट 5 टू द पावर n। ठीक है, n इज इक्वल टू दिस, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू I प्लस f इफ रो डिनोट्स द रैशनल पार्ट एंड सिग्मा। अच्छा नहीं, ये नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल टू I प्लस f दिया हुआ है, n इज इक्वल टू I प्लस f, है ना, तो I प्लस f लिख लेते हैं। ये आपका है 3 प्लस रूट 5 टू द पावर n।
ठीक है। अब जब इसको एक्सपैंड करते हो आप, तो ये 3 टू द पावर n प्लस NC1 3 टू द पावर n-1 √5 एन प्लस 1। तो इसमें क्या आप देख रहे हो, इसमें कुछ पार्ट आपका रैशनल है और कुछ पार्ट आपका इर्रेशनल है। तो रो जो है वो आपके रैशनल पार्ट्स का कलेक्शन है और सिग्मा जो है वो आपके इर्रेशनल पार्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है, यानी अगर रो को हम देखेंगे तो यहां से अगर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़े तो रो जो हो जाएगा हमारा, है ना, रो इज नथिंग बट द रैशनल पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो 3 टू द पावर n प्लस NC2 3 टू द पावर n-2 √5 स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन, ये वाला टर्म हो जाएगा। और सिग्मा इसी का इर्रेशनल पार्ट है, तो यानी NC1 3 टू द पावर n-1 √5 प्लस NC3 3 टू द पावर n-3 √5 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो रो और सिग्मा बेसिकली ये क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो जब हमने इस एक्सपेंशन की बात करी तो हम एक नया एक्सपेंशन g अपने खुद से लिखते हैं 3 माइनस √5 टू द पावर n। ठीक है, और इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये 3 टू द पावर n माइनस NC1 3 टू द पावर n-1 √5 एंड प्लस सो ऑन हो जाएगा। अब एक बार आप इसको ऐड करिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करिएगा, है ना। तो जब ऐड करते हैं आप तो आपके इर्रेशनल वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। ऐड करने पे आपके इर्रेशनल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी n प्लस जी आप जब कर रहे हैं, या फिर इसको n को मैं लिखता हूं i प्लस एफ प्लस जी, ये आपका आ रहा है इवन इंटीजर। ठीक है, और ये इवन इंटीजर है क्या, देखिए तो ध्यान से। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सेकंड वाला टर्म कट जाएगा, फोर्थ वाला टर्म कट जाएगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि आपका 2 रो आ रहा है। दिस इज नथिंग बट 2 रो। ठीक है क्या। फिर हमें यह भी पता है कि जब ऐड करने पे हमारा इंटीग्रल वैल्यू आया है तो f प्लस जी की वैल्यू क्या हुई होगी, f प्लस जी की वैल्यू 1 हो जाती है ना। f प्लस जी इज इक्वल टू 1। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो i प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 रो, और यहां से रो की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हाफ ऑफ i प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हमें सिग्मा के बारे में बताना है। तो सिग्मा के बारे में बताने के लिए हमें इस एक्सपेंशन को और इस एक्सपेंशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे आपके पास i प्लस एफ माइनस जी जब निकालोगे, i प्लस एफ माइनस जी, तो उस केस में आपका ये फर्स्ट टर्म कट जाएगा, सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी ट्वाइस ऑफ सिग्मा। ठीक है, हमें g नहीं रखना है क्योंकि g तो हमने खुद से बनाया था। तो g के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ। तो g के बदले में आप 1 माइनस एफ लिख दो, तो i प्लस एफ माइनस ऑफ, ये आपका आ गया 1 माइनस एफ इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा। और यहां से अगर आप देखते हो तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ, यहां से i प्लस 2f माइनस 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। तो ये जो सेक्शन हमने देखा, उस सेक्शन में देखा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सूडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक सूडो फंक्शन की तरह ट्रीट किया, जहां पे हमने उसका रैशनल पार्ट और इर्रेशनल पार्ट, यानी उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरीके से हम इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को डील करेंगे
एंड किस तरीके से हम उसको यूज करके अपने क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, जहां पे हम सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालना एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे और भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, जहां पे समेशन ऑफ सीरीज, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज के सम और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिससे हम बहुत ही इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, एंड दैट टू विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि मैं और किस तरीके से अपने वीडियोस इंप्रूव कर सकता हूं। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि क्या सेक्शन आपको पसंद में आया और किस चीज में आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।